हेलो बच्चों, तो लास्ट क्लास में हमने कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के कंसेप्ट को समझा था और उसके बहुत अच्छे कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को थोड़ा और समझते हैं। बेटा सुनना ढंग से। अगर मैं तुमसे कहूं कि फिजिक्स में ना सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर का नाम बताओ, तो बच्चा लोग तुम अभी 11th में ही हो, तो तुम्हें ज़्यादा अभी पता नहीं है कि कौन सा चैप्टर, पता ही नहीं, तुम्हें चैप्टर का नाम भी नहीं पता। तो थोड़ा सा समझना कि 11th क्लास में जो हम चैप्टर्स पढ़ते हैं वो है तुम्हारा काइनेमेटिक्स, जो कि काइनेमेटिक्स आपने पढ़ा है 1D 2D, दूसरा आपका NLM, तीसरा आपका वर्क एनर्जी पावर, चौथा है आपका रोटेशनल मोशन, पांचवा है ग्रेविटेशन, छठा है सॉलिड, सातवां है फ्लूइड, आठवां है थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, थर्मल एक्सपेंशन, 8वां चैप्टर में ही सब आ जाता है। और उसके बाद फ्लूइड है 9वां है, उसके बाद 10 है SHM और वेव। ये 12th क्लास में है इलेक्ट्रोस्टैट, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। तो ये 12th का सिलेबस है और आपको 11th का सिलेबस मैंने बताया। इन सब में से आज तुम्हें ये रियलाइज नहीं हो रहा होगा क्योंकि अभी तुमने सब चैप्टर के बारे में नहीं पढ़ा है, बट एट द एंड ऑफ 12th क्लास तुम्हें ये चीज बहुत पास से एकदम दिल से रियलाइज हो जाएगा कि जो चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में और जो लॉ जो फिजिक्स के हर चैप्टर में यूज होगा वो है आपका वर्क एनर्जी थ्योरम और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मतलब मैं ऐसा कहूं कि ये गॉड नियम है, मतलब भगवान का दिया हुआ फिजिक्स के लिए अवतार जैसा है। ये भगवान का अवतार है फिजिक्स में। देखो इस दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, जो हर जगह काम है, जहां पे सब कुछ मिल जाए, है ना, जिससे कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो वही है ये चैप्टर में वर्क एनर्जी थ्योरम और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी थ्योरम। मैं जो बात अपनी रिपीट कर रहा हूं, 2 बार बोल दिया मैंने, वर्क एनर्जी थ्योरम और मैकेनिकल एनर्जी थ्योरम। पूरे फिजिक्स में ऐसा थ्योरम ही नहीं बना साहब, पूरे फिजिक्स में ऐसा थ्योरम ही नहीं बना। आप पढ़ोगे चैप्टर, आपने NLM पढ़ा है ना, काइनेमेटिक्स पढ़ा है ना, वैसे आप रोटेशन भी पढ़ोगे, ग्रेविटेशन भी पढ़ रहे होगे, फ्लूइड भी पढ़ोगे, SHM, वेव, थर्मोडायनेमिक्स सब कुछ पढ़ोगे। लेकिन ये जो नियम है ना, ऐसा नियम कहीं नहीं पढ़ सकते तुम, ऐसा यूनिवर्सल नियम कहीं भी नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ये नियम हर चैप्टर में काम आएगा। अभी तुम ग्रेविटेशन पढ़ रहे हो ना, ये नियम काम आएगा। कौन सा नियम? वर्क एनर्जी थ्योरम और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। 12th के 80% चैप्टर में ये नियम लगता है। ये फंडामेंटल फिजिक्स है साहब। क्या? फिर से मैं बता रहा हूं, वर्क एनर्जी थ्योरम खूब चीख के मैंने समझाया था आपको, और इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल इसलिए सॉल्व कराए हैं, अलग अलग चैप्टर्स के न्यूमेरिकल सॉल्व कराए कि आप इसको नजदीकी से देख पाए और इसके कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाए। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। कोई भी पूछे कि बताओ वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, एग्जाम में आगे कि बताओ वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, तो नाम में इसका स्टेटमेंट छुपा है, वर्क एनर्जी थ्योरम। मतलब रिलेशन बिटवीन वर्क एंड एनर्जी। कौन सा एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। मतलब वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये नियम कब वैलिड है? ऑलवेज वैलिड है साहब, ऑलवेज वैलिड है, हमेशा सही है, ये कभी गलत नहीं हो सकता ये, क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम एक फंडामेंटल सा मूलभूत रिलेशन है वर्क और काइनेटिक एनर्जी में। बोलो कब ये नहीं लगता है? कहां नहीं लग सकता ये थ्योरम? हर जगह लग सकता है। तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा होगा ना कि बताओ कौन सा लगाऊं, कौन सा लगाऊं, कुछ ना समझ में आया ना तो ये लगा देना। इससे थोड़ी सी डिफिकल्टीज आ सकती है कभी कभी, लेकिन ये हमेशा वैलिड है। क्या है ये नियम? वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ऑल द फोर्सेज में साहब कौन कौन सा फोर्स? ऑल मतलब ऑल, इंटरनल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। मतलब दुनिया के फोर्सेस को फंडामेंटल फोर्स, डिराइव फोर्स, स्यूडो फोर्स, फोर्स एट डिस्टेंस, फोर्स एट कांटेक्ट, नॉर्मल रिएक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, कोई सा भी दुनिया का फोर्स हो, सारे फोर्स का नेट वर्क डन का सम जितने भी लग रहे होंगे इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। वाह साहब, बहुत बढ़िया। पूरी दुनिया के फोर्स को 2 पार्ट में अपन डिवाइड कर सकते हैं। जितने भी दुनिया के फोर्सेस हैं ना, चाहे वो फंडामेंटल हो या डेराइव्ड हो या कंजर्वेटिव हो, फंडामेंटल हो, डेराइव्ड हो, फोर्स एट डिस्टेंस हो, फोर्स एट कांटेक्ट हो, नॉर्मल हो, पूरी दुनिया के फोर्स को 2 हिस्से में बांट सकते हैं, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। कैसे याद रखना है कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव को? तो मैंने आपको समझाया था। जिस भी फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होगा हमेशा कंजर्वेटिव होगा।
जिसे नॉर्मल पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं है, नॉन कंजर्वेटिव होगा, ठीक है, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं कहता हूं कि एक ऐसा सिस्टम है जहां पे सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स ही वर्क कर पा रहा है, वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जीरो है, मतलब पहला एक कंडीशन लिया मैंने, हमेशा हो ये जरूरी नहीं है, अगर ऐसा होता है कि वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक है। और आप जानते हैं कि वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स होता है माइनस डेल्टा यू, ये होता है हमेशा, ये तो डेफिनेशन है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को, मतलब वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स का एक नया नाम है माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सारी बातें आपको समझाया है, फिर से बताता हूं मैं, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स का एक नया नाम है माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बेटा ये थ्योरम इतना इंपॉर्टेंट है ना, इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर गलती से भी हो सकता है मैं इनकैपेबल हूँ या मैं आपको नहीं समझा पाया हूँ तो आई एम सॉरी, मैं फिर कोशिश करूंगा, आप मुझे बताइए, लेकिन ये नियम अगर आप नहीं सीख पाए तो पूरे 11th और 12th में आपको बहुत दिक्कत होने वाला है। तो थोड़ा सा दिक्कत सह लीजिए, मैं भी सह लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन इस नियम में अगर कोई भी डाउट कहीं से भी आ रहा है तो उसको दूर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी थ्योरम सिर्फ इस चैप्टर के लिए नहीं पढ़ाया गया, ये नियम तुम्हें अभी पढ़ाया गया है, आगे आने वाले हर चैप्टर में ये काम आएगा, सुनना ध्यान से। ये हमेशा सही होता है, ये तो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स का डेफिनेशन ही है, या वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स का नया नाम है माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर नॉन कंजर्वेटिव का वर्क जीरो है, इसको मैं माइनस चेंज इन पोटेंशियल लिख सकता हूँ, कभी भी लिख सकता हूँ, यही लिख सकता हूँ, कहाँ भी लिख सकता हूँ, जरूरी नहीं कि इसको जीरो लिखूंगा तभी माइनस डेल्टा यू लिखूंगा, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, भाई ये जीरो नहीं है तो भी तो इसको मैं माइनस डेल्टा यू लिख सकता हूँ। लेकिन अगर ये जीरो हो जाए और यहाँ पे इसको माइनस डेल्टा यू लिख दूँ मैं, तो ये होगा माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा के ई। तो इसको उधर ले जाऊंगा, डेल्टा को बाहर निकालूंगा, तो के ई प्लस यू इज इक्वल टू जीरो, मतलब चेंज इन काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो, मतलब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इज कांस्टेंट। क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, और काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी कह देते हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी थ्योरम असली थ्योरम है कि नकली है? साहब ये एकदम नकली वाला थ्योरम है। क्यों नकली है? ये नकली है, असली कौन है? असली थ्योरम तो साहब ये है। ये असली नकली क्यों कह रहा हूं मैं, कि तुम्हें थोड़ा सा विजुअलाइज हो कि असल में बाप तो यही है, सबका बाप यही है, यही से सबने पैदा लिया है। कौन पैदा ले गया? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इसी से तो ड्राइव किया मैंने। क्या कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से वर्क एनर्जी हम ड्राइव कर सकते हैं? नहीं भाई, कैसे ड्राइव कर सकते हैं? ये तो कंडीशन पे सही है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क अगर जीरो हो तो क्या मैं कह सकता हूं कि मैकेनिकल एनर्जी थ्योरम इज नथिंग बट अ वर्क एनर्जी थ्योरम? क्या मैकेनिकल एनर्जी थ्योरम वर्क एनर्जी थ्योरम है? हाँ या ना में जवाब दे। क्या मैकेनिकल एनर्जी थ्योरम वर्क एनर्जी थ्योरम है? यस, मैकेनिकल एनर्जी थ्योरम इज अ वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या वर्क एनर्जी थ्योरम भी मैकेनिकल एनर्जी थ्योरम है? ना ना ना, बाप है, असली तो यही है, इससे डिराइव होकर ही आया है। ठीक है कि नहीं? समझ आया कि नहीं है? तो बताओ ये कब वैलिड होगा? ये दो कंडीशन पे वैलिड होगा। क्लियर है ये बात? फिर से दोबारा मैंने आपको इसलिए समझाया है कि वर्क एनर्जी थ्योरम और मैकेनिकल एनर्जी थ्योरम का जो पेयर है बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए कहां लगेगा मैकेनिकल एनर्जी थ्योरम? जहां पे हम वहां कम नहीं, ये मैंने आपको बताया था, जहां पे हम वहां कम नहीं, और जहां पे कम वहां हम नहीं। जहां मेरा इन्फ्लुएंस सिस्टम में होगा, या आपसे बोलेगा कि इस पार्टिकल को यहां से यहां तक लेके जाना है, वर्क बताओ, या आप प्रेजेंट होंगे सिस्टम में, या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रहा होगा सिस्टम में, आप प्रेजेंट होंगे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ही हैं आप, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रहा होगा सिस्टम में, तो मैकेनिकल एनर्जी थ्योरम नहीं लग सकता है। मैकेनिकल एनर्जी थ्योरम तभी लगता है जब वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जीरो। अच्छा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है तो बताओ मैकेनिकल एनर्जी थ्योरम लगेगा कि नहीं लगेगा? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है लेकिन वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, उस पर डिपेंड करता है ना। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए आगे सवाल देखते हैं। मैकेनिकल एनर्जी थ्योरम के और अच्छे सवाल आपको कराते हैं। देखिए, अ पार्टिकल ऑफ मास m is moving on the circular path under the conservative force, under the conservative force F is equal to K by R square। ये कंजर्वेटिव फोर्स
के अंदर वो घूम रहा है। अंडर द कंजर्वेटिव फोर्स F इज इक्वल टू के बाई आर स्क्वायर। देन फाइंड पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी। ये तीनों ही चीजें हमें फाइंड आउट करना है। पार्टिकल इज मूविंग ऑन द सर्कुलर पाथ अंडर द कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से वो सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, तो हमें ये कैलकुलेट करना है। समझ आया ये बात? तो देखिए इसको बेटा कैसे अपन सॉल्व करेंगे। तो जब भी कंजर्वेटिव फोर्स गिवन हो तो कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में एक रिलेशन होता है, कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर। अब यहां पे कंजर्वेटिव फोर्स तो इसने नहीं लिखा, यहां पे एफसी तो नहीं लिखा, लेकिन यहां पे तो लिखा है ना कि ये कंजर्वेटिव फोर्स से ही घूम रहा है। कंजर्वेटिव फोर्स एक ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में घुमा रहा है और वो फोर्स है F इज इक्वल टू माइनस के बाई आर स्क्वायर। वो फोर्स क्या है? वो फोर्स है F इज इक्वल टू माइनस के बाई आर स्क्वायर। देन फाइंड पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी। तो अपन क्या करेंगे कि लिखेंगे कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर। अब यहां से जो डी यू होगा उसको लिख सकते हैं अपन माइनस एफ सी डॉट डी आर। कोई बुराई नहीं है, ऐसा इसलिए लिखा है कि यहां से अपन पोटेंशियल एनर्जी बहुत आसानी से निकाल देंगे। F की वैल्यू बोलिए माइनस के बाई आर स्क्वायर। F की वैल्यू यहां पे रखिए, तो माइनस के बाई आर स्क्वायर रखेंगे और ये फॉर्मूले में एक माइनस है। देखिए ये सॉल्यूशन लिखेंगे अपन F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर लिखेंगे, F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर लिखेंगे और डी आर को उठा के यहां लिखेंगे। FC की वैल्यू ये रही माइनस के बाई आर स्क्वायर, तो यहां रखेंगे माइनस के बाई आर स्क्वायर, तो ये होगा के बटा आर स्क्वायर इंटू डी आर इज इक्वल टू डी यू। इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। जब आर इन्फिनिटी पे है तो पोटेंशियल जीरो मान लेंगे, किसी आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल यू होगा। इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। चलो अब इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व करोगे तो हो जाएगा u इज इक्वल टू के बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा साहब? तो के बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा माइनस वन अपन आर। ये इंटीग्रेशन करते आना चाहिए आपको, नहीं आता है तो मैं कर देता हूं। चल कोई बात नहीं, मैं कर देता हूं। देखो वन अपन आर स्क्वायर है तो के तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, वन अपन आर स्क्वायर तो ऊपर जाएगा तो आर का पावर माइनस टू, तो ये होगा आर का पावर माइनस टू प्लस वन डिवाइडेड बाई माइनस टू प्लस वन। कोई दिक्कत है? नहीं है, इन्फिनिटी से आर तक। ठीक है, तो u इज इक्वल टू हो जाएगा k माइनस टू प्लस वन क्या होगा? माइनस वन। और r का पावर माइनस टू प्लस वन क्या होगा? r का पावर माइनस टू प्लस वन होगा माइनस वन, तो r का पावर माइनस वन, वन अपन आर, और ये माइनस यहां से रह जाएगा तो माइनस वन अपॉन आर ये आएगा। तो u इज इक्वल टू माइनस के बाई आर आ गया। u इज इक्वल टू क्या आ गया? माइनस के बाई आर। अब दूसरी बात कि ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी अपन ने निकाल ली, ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे? तो काइनेटिक एनर्जी ऑब्जेक्ट का हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा इसका हाफ एम वी स्क्वायर। अब कंजर्वेटिव फोर्स दिया हुआ है माइनस के बाई आर स्क्वायर और यही इसको सर्कुलर पाथ पे घुमा रहा है। यही क्या कर रहा है? इसको सर्कुलर पाथ में घुमा रहा है। तो ये सवाल बड़ा टेक्निकल है कि आपने एनएलएम में पढ़ा होगा, कोई भी फोर्स, रियल फोर्स अगर किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में घुमाता है तो उसकी वैल्यू एम बी स्क्वायर बाई आर के बराबर होना चाहिए, क्योंकि वो सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करेगा। तो फोर्स दिया हुआ है तुम्हें माइनस के बाई आर स्क्वायर। समझना बेटा, बहुत जबरदस्त सवाल लिखा है मैंने। ये सवाल जब तुम 12th क्लास में जाओगे तो मॉडर्न फिजिक्स में ऐसा सवाल एटम में करोगे कि एटम में इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे घूमता है तो उसको सर्कुलर पाथ पे कौन घुमाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, फिजिक्स में भी एटम चैप्टर आता है। ठीक है बेटा, तो देखो यहां से जो तुम्हारा फोर्स है Fc, उसकी वैल्यू, उसकी मैग्नीट्यूड अगर मैं लूं सिर्फ, तो वो है k बटा आर स्क्वायर। और यही फोर्स ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में घुमा रहा है, तो कोई भी फोर्स ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में घुमाता है उसकी वैल्यू एम बी स्क्वायर बाई आर के बराबर होनी चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए? एम बी स्क्वायर बाई आर के बराबर होना चाहिए। यहां पे देखना बड़ा टेक्निकल कैलकुलेशन है, ये आर से आर स्क्वायर कैंसिल करूंगा तो आर बचेगा। ठीक है, तो एम बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गया? देखो एम बी स्क्वायर की वैल्यू आ गया के बाई आर। और काइनेटिक एनर्जी कभी निगेटिव होता नहीं, तो गलती से अगर तुम इसको माइनस भी कैलकुलेट करते हो तो उसको प्लस ही लिखना पड़ता है। काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यहां से हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां भी हाफ से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो ये तुम्हारा आ गया काइनेटिक एनर्जी। देखो सॉरी सॉरी ये आ गया तेरा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आ गया के बाई टू आर। तुमसे पूछा था काइनेटिक, तुमने निकाल लिया। तुमसे पूछा था पोटेंशियल, तुमने निकाल दिया। और तुमसे मैकेनिकल एनर्जी भी पूछा है। तो मैकेनिकल एनर्जी असल में होता क्या है? मैकेनिकल एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम। काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा के बाई टू आर प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगा माइनस के बाई आर।
माइनस के बाई आर। तो देखो माइनस के बाई आर में से के बाई टू आर है, ये के बाई टू आर में से माइनस के बाई आर सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा बोलो, के बाई टू आर विथ नेगेटिव साइन। अरे यार के बाई आर बाहर निकाल दो, हाफ में से एक घटाओगे तो माइनस वन बाई टू आएगा, ये आ गया माइनस के बाई टू आर, ये आ गया तेरा पोटेंशियल मैकेनिकल एनर्जी। क्या आ गया साहब, मैकेनिकल एनर्जी। तो यहाँ पे हमने, मुझे एक कंजर्वेटिव फोर्स दिया हुआ था, सिर्फ क्या दिया हुआ था, फोर्स दिया हुआ था। इस फोर्स से हमने काइनेटिक एनर्जी निकाला। कैसे निकाला, तो ये ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में घुमा रहा है, तो इसी फोर्स को मैं लिख सकता हूँ mv स्क्वायर बाई आर, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर। mv स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू के बाई आर स्क्वायर। दूसरा, ये फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, तो इसको मैं माइनस ड्यू बाई डी आर भी लिख सकता हूँ, माइनस ड्यू बाई डी आर भी लिख सकता हूँ। समझ में आया कि नहीं आया? स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए, स्क्रीन पॉज करके बेटा इसको लिखिए अच्छे से। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट समझिएगा प्लीज। एक मैकेनिकल एनर्जी के कंसेप्ट पे ये ग्राफिकल सवाल भी बढ़िया पूछते हैं। ये है ऑब्जेक्ट की पोजीशन और ये है एनर्जी, ये है एनर्जी। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बना रहा हूं मैं। असल में ये जो लाइन होता है ना, ये स्केलिंग के लिए होता है बस। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू तो तुम देख पा रहे हो यहाँ पे, ऐसे मैं और बढ़िया ग्राफ बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सॉलिड लाइन ही बनाते हैं, लेकिन असल में अपने को इससे मतलब होता है। ये है ना पोटेंशियल एनर्जी, इसी एक ही पोजीशन पे ये सारे वैल्यू तो पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी ना हो सकती है। यहाँ पे देखो, ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक। जैसे जैसे पोजीशन चेंज हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है, फिर से आगे पोजीशन आया तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो गया और ये रहा, फिर पोटेंशियल एनर्जी ये रहा। ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और टोटल एनर्जी का ग्राफ ये है। टोटल एनर्जी कांस्टेंट है थ्रू आउट द मोशन, ई टोटल। यहां पे वैल्यू गिवन है आर का, ये आर का वैल्यू यहां पे क्या होगा, 0। यहां पे आर की वैल्यू है ए, यहां पे आर की वैल्यू है बी, और उसके बी के आगे ये रहा, है ना, ये है ग्राफ बना है। तो आपसे पूछा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ आर, वैल्यू ऑफ आर, आर इज अ पोजीशन, पोजीशन, आर क्या है, पोजीशन ही तो है, आर इज अ पोजीशन। फाइंड वैल्यू ऑफ आर वेयर ऑब्जेक्ट कैन एग्जिस्ट, कैन एग्जिस्ट, एग्जिस्ट मतलब जहां पे ऑब्जेक्ट पाया जा सकता है, यहां पे ऑब्जेक्ट रह सकता है, कहीं एग्जिस्ट कर सकता है। ऑब्जेक्ट कहां पे रह सकता है, तो देखो ये एनर्जी का ग्राफ मैंने बनाया है। ये कौन से रीजन में पार्टिकल का होना पॉसिबल हो सकता है, मतलब मान लो कि पार्टिकल यहां पे है तो उसकी टोटल एनर्जी ये होगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी ये होगी। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि इसकी टोटल एनर्जी इतनी हो, पोटेंशियल एनर्जी इतनी हो? और देखो ये प्लस एक्सिस है ना, और ये निगेटिव एक्सिस है। पोटेंशियल एनर्जी कैसा है इसका, पॉजिटिव। टोटल एनर्जी भी कैसा है, पॉजिटिव। क्या पॉसिबल है कि एक पार्टिकल जिसका पोजीशन ए से कम हो, उसकी पोटेंशियल इतनी हो और टोटल इतनी हो? ये कहना चाह रहे, क्या ऐसा पॉसिबल है? या क्या ऐसा पॉसिबल है कि पार्टिकल ए से बी के बीच में हो, जिसकी टोटल एनर्जी इतनी हो और पोटेंशियल एनर्जी इतनी हो? कैसा पॉसिबल है? तो इसको समझने के लिए अपन सॉल्यूशन करेंगे, और सॉल्यूशन को बहुत प्यार से मैं समझा रहा हूं, देखना। सबसे पहले ये बताओ कि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकती है? यस, पोटेंशियल एनर्जी मे बी मैंने आपको पढ़ाया ये पॉजिटिव और निगेटिव और जीरो। अच्छा, मैकेनिकल एनर्जी, यस मैकेनिकल एनर्जी मे बी पॉजिटिव और निगेटिव। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी के बारे में क्या कहोगे? काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी पॉजिटिव, मस्ट बी पॉजिटिव। किसी ऑब्जेक्ट के काइनेटिक एनर्जी कभी निगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ m इंटू स्पीड का होल स्क्वायर। स्पीड लेते हैं अपन, इसमें वेलोसिटी नहीं लेते हैं। अगर तुम वेलोसिटी लोगे भी, प्लस रखोगे तो होल स्क्वायर करके प्लस आएगा, माइनस रखोगे तो भी प्लस ही आएगा। मास तो प्लस ही होना है। तो काइनेटिक एनर्जी हमेशा और हमेशा पॉजिटिव रहता है, ये कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता। तो कोई एक्चुअल में अगर कोई पार्टिकल है और उसकी काइनेटिक एनर्जी निगेटिव आ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, वो पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है। ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी निगेटिव हो ही नहीं सकती। ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव ही रहती है। ओकेज, अब यहां पे चपन चलते हैं मेन एनर्जी थ्योरम से। तो आप जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है मैकेनिकल एनर्जी, बिल्कुल होता है। तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो होना चाहिए मैकेनिकल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, बिल्कुल ठीक है।
अब मैकेनिकल एनर्जी को उधर ले जा, पोटेंशियल एनर्जी को उधर ले जाओगे, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल बराबर मैकेनिकल। क्या ये थ्योरम जानते हो? ये तो एनर्जी थ्योरम है मेन, कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी के बराबर होती है। बिल्कुल है। अब यहाँ से समझना अच्छे से, बहुत ज़बरदस्त कंसेप्ट है ये, कि काइनेटिक एनर्जी को रहने दिया, पोटेंशियल एनर्जी को उधर ले गया, तो मैकेनिकल एनर्जी माइनस यू आ गया। अब ये टर्म पॉजिटिव हो साहब, ये क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव तभी हो सकता है जब मैकेनिकल एनर्जी बड़ा हो पोटेंशियल एनर्जी से। अगर मैकेनिकल एनर्जी छोटा हो गया, छोटे में से पोटेंशियल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी छोटा हो गया, मतलब पोटेंशियल एनर्जी बड़ा हो गया, छोटे में से बड़े को घटाओगे तो माइनस आएगा। मान लीजिए 4 है, सुन, ये 4 है, ये 8 है, बोल क्या होगा? अगर मैकेनिकल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से कम हो गया तो क्या निगेटिव आएगा उनका सब्ट्रैक्शन? अगर निगेटिव सब्ट्रैक्शन आ गया साहब, अगर निगेटिव सब्ट्रैक्शन आ गया तो काइनेटिक एनर्जी तो निगेटिव पॉसिबल ही नहीं है। काइनेटिक एनर्जी तो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, और काइनेटिक एनर्जी तभी पॉजिटिव रह पाएगा जब मैकेनिकल एनर्जी की कभी भी वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा होगी। जब मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू, देखिए यहां पे, मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा होगी, तभी ये पॉसिबल है, अन्यथा ये संभव नहीं है। क्या आपको ये कहानी समझ में आया? क्या आपको ये कहानी समझ आया? अच्छे से देख के समझिए। मैकेनिकल एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन पोटेंशियल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी से। क्लियर है ये बात? अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। मैकेनिकल एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए किससे? पोटेंशियल एनर्जी से, तभी संभव है। अब आइए यहाँ पे देखिए, देखिए पोटेंशियल एनर्जी ये रहा, कम होनी चाहिए मैकेनिकल एनर्जी से, मतलब ये कम होगा तभी तो सब्ट्रैक्ट होकर पॉजिटिव आएगा, या मैकेनिकल एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी कम है, इससे कम है, यहाँ भी टोटल एनर्जी कम है, यहाँ भी टोटल एनर्जी कम है। जब भी टोटल एनर्जी में से ये घटाओगे, इस वैल्यू में से ये वाला वैल्यू घटाओगे मैकेनिकल एनर्जी, टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक। जब भी इसमें से ये घटाओगे तो क्या आना चाहिए? निगेटिव आना चाहिए, मतलब निगेटिव आ रहा है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या आना चाहिए? पॉजिटिव। अरे भाई ये मैकेनिकल एनर्जी है, टोटल एनर्जी मतलब मैकेनिकल एनर्जी, ये भी पॉजिटिव नंबर है, कम है। इस मैकेनिकल एनर्जी में से, यहाँ देख मैकेनिकल एनर्जी, मान लीजिए 4 है और ये 12 है, ये मैकेनिकल एनर्जी देखिए यहाँ पे 4 में से 12 घटाओगे -8 आएगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी बराबर मैकेनिकल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आना चाहिए, मतलब मैकेनिकल एनर्जी ज्यादा होना चाहिए। यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कम है, कम में से पोटेंशियल एनर्जी घटाओगे, कम में से पोटेंशियल एनर्जी घटाओगे तो निगेटिव आ जाएगा, जबकि काइनेटिक एनर्जी निगेटिव पॉसिबल नहीं है। तो आंसर बताओ, क्या पार्टिकल R बराबर A से कम पे पॉसिबल है? यदि R A से कम है वहां पॉसिबल है? नहीं। यहां पॉसिबल है? नहीं। यहां भी पॉसिबल नहीं है। मतलब ऑब्जेक्ट cannot be found for any value of R। R के किसी भी वैल्यू पे, चाहे R का ये वैल्यू लो, R का ये वैल्यू लो, ये वैल्यू लो, ये वैल्यू लो, ये वैल्यू लो, सब जगह पे मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू कम है और पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। ये रियलिस्टिक सिचुएशन हो ही नहीं सकता है। ऐसा एनर्जी का ग्राफ ही गलत है, पूरा ग्राफ ही गलत है। ये ऐसा ग्राफ एनर्जी का हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर ऐसा ग्राफ बनाओगे तो ऐसे ग्राफ के लिए जब तुम मैकेनिकल एनर्जी में से पोटेंशियल एनर्जी को घटाओगे तो काइनेटिक एनर्जी निगेटिव आ जाएगा, जबकि काइनेटिक एनर्जी निगेटिव आना संभव ही नहीं है। मतलब ये सवाल बनाने के लिए ऐसा ग्राफ बनाया, ऐसा ग्राफ संभव ही नहीं है। सोच, ऐसा ग्राफ बना के बता दे कौन से पार्टिकल है जिसकी एनर्जी ऐसी हो सकती है। अगर कोई पार्टिकल जिसकी एनर्जी ऐसी हो सकती है वो संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसी एनर्जी होगी तो काइनेटिक एनर्जी उसका निगेटिव आ जाएगा, जबकि ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी निगेटिव होना संभव नहीं है। ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी होगी तो पॉजिटिव होगी, नहीं तो नहीं होगी। ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी अगर होगी तो पॉजिटिव होगी, नहीं तो नहीं होगी। क्या ये तुम्हें नहीं समझ में आया? पोटेंशियल एनर्जी में ही पॉजिटिव निगेटिव, मैकेनिकल एनर्जी में ही पॉजिटिव निगेटिव, बट काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव। कहानी समझ में आए? स्क्रीन पॉज करके लिखिए, बढ़िया सवाल कराइए। स्क्रीन पॉज करके लिखिए बेटा, स्क्रीन पॉज करके लिखिए। आगे देखिए, आगे देखिए, आपको बढ़िया सवाल कराते हो। देखिए अब ऐसा ग्राफ बनाते हैं जहां पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहीं पे पॉसिबल हो। तो देखो मैं बनाता हूं, ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी। देखो यहां पे R की वैल्यू है A, यहां पे R की वैल्यू है B, ठीक है। अब देखो ये इसकी E टोटल, या इसको मैं टोटल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी के नाम से भी लिख सकता हूं। और ये आपका पोटेंशियल एनर्जी, ये एनर्जी का ग्राफ है,
पोटेंशियल एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट का और मैकेनिकल एनर्जी को रिप्रेजेंट किया है। अब बताइए फाइंड वैल्यू ऑफ आर। आर इज अ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, फाइंड वैल्यू ऑफ आर वेयर ऑब्जेक्ट कैन बी फाउंड या ऑब्जेक्ट कैन बी एग्जिस्ट। वैसे पोजीशन बताइए, आर की वैल्यू बताइए जहां पे ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं, कोई बुराई नहीं, चलो देखते हैं। यहां पे मान लो पार्टिकल है कहीं इस रीजन में, यहां पे पार्टिकल है, ठीक है बेटा। अब इस पार्टिकल की मान लो इस पोजीशन पे कहीं पार्टिकल है, यहां पे ये आर पोजीशन है उसकी, इस पोजीशन पे कहीं पार्टिकल, तो इस पार्टिकल की टोटल एनर्जी इतनी है और पोटेंशियल एनर्जी इतनी है। आपने क्या बोला था सॉल्यूशन में, आप क्या लिखोगे सॉल्यूशन में? यही लिखोगे काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है कि मैकेनिकल एनर्जी में से पोटेंशियल एनर्जी को घटा दो। यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी देखिए कम है और पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, मैकेनिकल एनर्जी कम है, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अगर मान लो पार्टिकल ए और बी, आर इज इक्वल टू ए से लेके आर इज इक्वल टू बी में कहीं है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी देखो कम है और मैकेनिकल एनर्जी ज़्यादा है। तो मैकेनिकल एनर्जी ज़्यादा है, पोटेंशियल एनर्जी कम है, तो ये पॉजिटिव आ सकता है। तो यहाँ पे पार्टिकल एग्जिस्ट करेगा। कहाँ से कहाँ तक पार्टिकल एग्जिस्ट करेगा? तो पार्टिकल की ये पोजीशन पॉसिबल है, यहाँ पे पार्टिकल एग्जिस्ट कर सकता है। तो क्या लिखेंगे? आर की वो वैल्यू जो एक से बड़ा हो, ये देखो ना आर बराबर ए से बड़ा हो या इससे बराबर हो, इससे बराबर पे भी तो देखो यहाँ पे एनर्जी है, या बी से छोटा हो या बी के बराबर हो, ये पोजीशन होनी चाहिए, ये पोजीशन होनी चाहिए। इस पोजीशन के लिए ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर सकता है। समझ में आया कि नहीं आया ये कहानी? देखो यहाँ पे आंसर आ गया। ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताइए, वैल्यू ऑफ आर बताइए जहाँ पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन पॉसिबल है, ये रही। आर इज इक्वल टू ए से लेकर के बी के बीच में होगा। पोजीशन कहाँ से कहाँ तक होगा? ए से लेकर के बी के बीच में होगा। क्या आपको ये कहानी बहुत अच्छे से समझ आ रही है? बेटा कुछ भी नहीं देखा मैंने, सुनो ग्राफ पढ़ना थोड़ा सीखना पड़ेगा अपने को, ठीक है ना। ग्राफ पढ़ना, यहाँ पे ग्राफ कोई रॉकेट साइंस नहीं, बड़े आसानी से समझो। ये सिर्फ इतना कह रहा है कि ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी साहब ये है, ये ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है सर, और ऑब्जेक्ट की टोटल एनर्जी ये रही है। टोटल एनर्जी कम है, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, टोटल एनर्जी कम है, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, तो निगेटिव आ जाएगा। और टोटल एनर्जी में से पोटेंशियल एनर्जी को घटाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन करता है। काइनेटिक एनर्जी निगेटिव होना पॉसिबल नहीं है। यहां पे जब मैंने देखा, तो ये देखो पोटेंशियल एनर्जी है। अरे देखो ना ग्रीन कलर से ऐसे बनाया, ले ये पे सॉलिड लाइट बना दे, तो ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है। तो देखो ये पोटेंशियल एनर्जी है की वैल्यू कम है, और मैकेनिकल एनर्जी को ध्यान से देखोगे इसकी एनर्जी ज्यादा है। अब ज्यादा में से मैकेनिकल एनर्जी में कम पोटेंशियल घटाओगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। मतलब यहां से लेकर के पार्टिकल यहां तक रह सकता है। ये प्रैक्टिकली सही ग्राफ है। यहां पे ऐसा ग्राफ बनाया है जहां पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को ज्यादा रख दिया और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को ज्यादा रख दिया, देखो, और मैकेनिकल एनर्जी कम कर दिया। मैकेनिकल एनर्जी जब पोटेंशियल घटाएंगे तो काइनेटिक को डिफाइन करता है, और काइनेटिक निगेटिव होना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे काइनेटिक निगेटिव आ रहा है, यहाँ पे काइनेटिक निगेटिव आ रहा है, यहाँ पे काइनेटिक पॉजिटिव आ रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए ये सही हो जाएगा। समझ में आया? ये आंसर आपका सही। स्क्रीन पॉज करके लिखिए बेटा, स्क्रीन पॉज करके लिखिए प्लीज, स्क्रीन पॉज करके लिखिए प्लीज। चलिए आगे देखिए। मैकेनिकल एनर्जी के कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। इधर देखिए मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए एक साहब स्प्रिंग लिया, ये स्प्रिंग है, जिसका द्रव्यमान है m, लंबाई है l। द्रव्यमान कितना भाई? m है, और लंबाई कितना है? l है। उसका आधा लंबाई पहले ही टेबल से वर्टिकली नीचे हैंग्ड है। कहाँ पे हैंग है बेटा? वर्टिकली डाउनवर्ड हैंग है। कितनी लंबाई? l/2। कुल लंबाई चेन की कितनी थी? l, और l/2 पहले ही नीचे हैंग्ड है, ठीक है ना। यहां से मैंने चेन को पकड़ा हुआ है, यहाँ देखो ना, चेन को ऐसे पकड़ा हुआ है हाथों से, और इसको यहां से क्या कर दिया मैंने? रिलीज्ड। चेन को यहां से मैंने ऐसे पकड़ा हुआ था, इसको मैंने यहां से छोड़ दिया,
हैंड है, हैंड मैंने बनाया नहीं है हाथ की तरह, लेकिन हाथ है ये, इसको यहां से छोड़ दिया मैंने, रिलीज कर दिया। फाइंड वेलोसिटी ऑफ चेन when it becomes vertical, when it just becomes vertical. ये सवाल, फाइंड वेलोसिटी ऑफ चेन when it just becomes vertical. just become vertical का मतलब ये है कि जैसे ही आप छोड़ोगे, तो ईमानदारी से बताओ, जैसे ही आप छोड़ोगे तो चेन फिसलना, घर्षण लेस सरफेस है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 है, तो चेन फिसलना शुरू हो जाएगा, नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। तो धीरे धीरे वर्टिकल लेंथ इसका बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जैसे ही ये पूरा वर्टिकल हो जाएगा, जैसे ही ये पूरा वर्टिकल हो जाएगा, पूरा चेन पूरा का पूरा चेन वर्टिकल हो जाएगा, इसकी कुल लंबाई नीचे की तरफ एल हो जाएगी। उसी इंस्टेंट पे ये कितने स्पीड से चल रहा होगा, ये हमें निकालना है। इस तरह के n नंबर ऑफ सवाल पूछे जाते हैं। कैसे करेंगे? हम करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से। ये इसकी इनिशियल सिचुएशन है। इनिशियली इसका आधा हिस्सा चेन के हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है, आधा नीचे हैंग्ड है। आधा चेन के हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है, आधा नीचे हैंग्ड है। और ये है फाइनल सिचुएशन, ये है फाइनल सिचुएशन जब चेन पूरा वर्टिकल हो गया। उसी इंस्टेंट पे मुझे इसका स्पीड बताना है। क्या करेंगे? COME, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। क्या कहता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी? इफ वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज 0। और बिल्कुल यहाँ पे वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स 0 है, क्योंकि ये सरफेस इस पे नॉर्मल लगा रहा होगा, लेकिन नॉर्मल ऊपर लगाएगा और ऑब्जेक्ट आगे फिसल रहा है। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नॉर्मल है, वो एक्ट भी हो रहा है बॉडी पे, बट उसका वर्क डन क्या है? 0। तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी आप लगा सकते हैं। लगाइए कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो क्या लिखेंगे आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का स्टेटमेंट? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का इनिशियल वैल्यू बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का फाइनल वैल्यू। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी साहब कितना होगा बताइए? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगा 0। क्यों यार 0 क्यों होगा? क्योंकि सिस्टम को जस्ट मैंने क्या किया था? रिलीज्ड। चेन का आधा हिस्सा हॉरिजॉन्टल है, आधा वर्टिकल है, वहां से उसको छोड़ा था, तो पूरे चेन की स्पीड क्या थी? 0 थी। ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी, तो यहां पे रेफरेंस अपन मान लेंगे, तो आधा चेन का पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा 0, और इस आधे हिस्से का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा आधा मास का डिफाइन होगा, माइनस नीचे होने की वजह से माइनस, तो -m/2, आधा ही मास है जी। और ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है जिसका लेंथ है यहां से l/2, तो इसका सेंटर ऑफ मास होगा l/4 पे, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी m/2 gl/4, तो mgl/8 इज इक्वल टू, फाइनली जब पूरा का पूरा चेन वर्टिकल हो जाएगा और पूरा चेन का हर हिस्सा v वेलोसिटी जा रहा है, तो इसको लिख सकते हैं हाफ mv²। क्या लिख सकते हैं? हाफ mv²। एंड पूरा चेन जब वर्टिकल हो जाएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी को लिखेंगे -m, पूरे चेन का पोटेंशियल एनर्जी, पूरा का पूरा चेन इस रेफरेंस लाइन से वर्टिकल हो गया है, तो m g और l/2। l/2 क्यों? क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास बीच में होगा। ये मैंने आपको पोटेंशियल लिखना सिखाया था। तो mgl/2 को इधर ले जाएंगे आप, या एक बार काम करिए 2 से 2 कैंसिल ही कर दीजिए, फिर mgl को इधर ले जाइए, तो ये होगा mgl माइनस mgl/4 इज इक्वल टू हाफ mv²। ये आएगा सर, हाफ mv²। यहाँ से m कैंसिल हो जाएगा, gl माइनस gl/4, तो 4gl में से gl जाएगा 3gl/4, तो ये आएगा आपका 3gl/4। अरे हाफ तो कट दिया था ना, mv² बचा, हाफ तो कट गया था, तो 3gl/4 इज इक्वल टू v², तो v इज इक्वल टू आ जाएगा √3gl/4। क्या आंसर आ जाएगा? √3gl/4। समझ आया कि नहीं आया? √3gl/4, सब बढ़िया एकदम ठीक। √3gl/4 ये वेलोसिटी आ गया। समझ में आया ये कहानी? मैंने कैसे किया? अरे भाई एक लाइन ही तो लिखा है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। देखिए सवाल, बताइए आपको समझ आया कि नहीं आया? कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा आसान सवाल है, बहुत आसानी से इसको अपन ने सॉल्व किया है। हाँ, इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि सबसे पहले बच्चे को दिक्कत क्या होता है कि सर इसमें मैकेनिकल एनर्जी यूज होगा क्या? तो क्यों नहीं होगा भाई? क्यों नहीं होगा?
क्या कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है जो वर्क कर दे रहा है? नहीं, तो यूज करो ना मैकेनिकल एनर्जी थ्योरम, क्या दिक्कत है? और वैसे भी स्पीड पूछ रहा है, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी की वजह से स्पीड आ जाएगा, v इज इक्वल टू √3gl/4, आंसर आ गया। ऐसे सवाल आपको मॉड्यूल में मिलेंगे, डीबी में मिलेंगे और एग्जाम में भी मिलेंगे, तो ध्यान रखिएगा v इज इक्वल टू हो जाएगा √3gl/4। समझ आया कहानी? बहुत बढ़िया बेटा। स्क्रीन पॉज करके लिखिए, स्क्रीन पॉज करके पूरा लिखिए प्लीज, स्क्रीन पॉज करके पूरा लिखिए। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। ये देखिए साहब, इस पे ऐसे भी सवाल पूछते हैं। एक आसान सवाल दे रहे हो, एकदम आसान, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो, एक चेन है जिसका मास m है, लेंथ l है, और पूरा का पूरा चेन हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा है। पूरा का पूरा चेन कहाँ रखा है? हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा है। इसको मैंने यहां से पकड़ के रखा हुआ है, पकड़ के रखा हुआ। अब जैसे मैं इसको रिलीज करूंगा, थोड़ा सा हिस्सा बस यहां पे देखो ना, थोड़ा सा बस स्लाइटली, थोड़ा सा, जैसे मैं इसको रिलीज करूंगा ये नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। फाइंड वेलोसिटी ऑफ चेन व्हेन इट बिकम्स वर्टिकल, व्हेन इट जस्ट बिकम्स वर्टिकल। ये धीरे धीरे नीचे गिरता जाएगा ना, थोड़ी देर बाद देखोगे तो ये ऐसा होगा, ऐसा होगा, देखो ऐसा होगा। थोड़ी देर बाद और देखोगे तो ऐसा होगा, थोड़ी देर बाद देखोगे तो पूरा का पूरा वर्टिकल हो जाएगा। तो अपने को तो इनिशियल से लेके सीधा फाइनल तक मतलब है, इनिशियल से फाइनल तक मतलब है। ठीक है बेटा, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को क्या मान लूंगा मैं? 0। ये आपका इनिशियल सिचुएशन है जब पूरा का पूरा चेन हॉरिजॉन्टल है, और ये वही चेन जिसका मास m और लेंथ l है, वही चेन वर्टिकल हो गया। ये आपका फाइनल सिचुएशन है, ये आपका फाइनल सिचुएशन है। क्या करना आपने को? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। क्या करना आपने को? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का इनिशियल वैल्यू बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का फाइनल वैल्यू। अच्छा बच्चा कह रहा होगा सर ये तो टाइम पास कर रहे हो आपने इससे तो बढ़िया सवाल पहले ही करा दिया, तो आसान सवाल में क्यों उलझा रहे हो? कोई बात नहीं, एक बार कर लो बेटा, प्रैक्टिस हो जाएगा। बताओ, इनिशियली काइनेटिक 0, क्योंकि जस्ट मैं यहाँ से इसको क्या करूँगा? रिलीज्ड, जस्ट रिलीज करूँगा तो छोड़ते ही उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 0। पोटेंशियल बोलो 0, क्योंकि पूरा का पूरा चेन रेफरेंस लाइन पे ही है। अब चेन के हर हिस्से का पोटेंशियल 0 हो जाएगा। फाइनली काइनेटिक एनर्जी बोलो हाफ m, पूरा चेन वर्टिकल हो गया, v स्पीड से चल रहा है, काइनेटिक एनर्जी हाफ m/v²। पोटेंशियल एनर्जी माइनस m, पूरा मास नीचे g, और सेंटर ऑफ मास का यहाँ पे होगा l/2, माइनस mg/2 को उधर ले जाओ, mg/2 इज इक्वल टू हाफ m/v²। m से m कट गया और 2 से 2 कट गया, तो v बराबर क्या आ गया बोलो? √GL। क्या तुम्हें बुझाया? क्या बुझाया? और आपको पता है ये नीट का पूछा हुआ सवाल है, नीट का पूछा हुआ सवाल है, v इज इक्वल टू √GL। क्या पिछले वाले से थोड़ा आसान ही था क्या ये? अगर देखा जाए तो इस वाले सवाल से तो आसान ही हुआ यार। हाँ भाई, इस वाले सवाल से तो आसान ही हुआ ना, इसमें तो थोड़ा पोटेंशियल एनर्जी पहले भी कुछ था। देखो, स्क्रीन पॉज करके लिखो। अरे यार 2 लाइन का कैलकुलेशन है, ये तो तुम्हें लिखना ही नहीं चाहिए, बोलना चाहिए सर हम खुद कर लेंगे, ऐसा नहीं है बिल्कुल। लिखिए प्लीज़, लिखिए, अब कर लेंगे आप, मुझे भरोसा है आप पे, लेकिन लिखिए इसको। चलिए लिखिए प्लीज़, v इज इक्वल टू √GL। आइए नेक्स्ट, IT 2002 में भी ऐसा सवाल पूछा था, बिल्कुल ऐसा ही सवाल पूछा था, बड़ा फेवरेट सवाल मानते हैं इसको। देखो, आप कह रहे होंगे सर ये तो पहले जैसा हो गया। बिल्कुल नहीं होगा, देखो ध्यान से, चेन का मास m, लेंथ l, चेन का मास m, लेंथ l। अब इस चेन का जो मास है टोटल वो है m, और चेन का टोटल लेंथ है l। उसमें से l के टर्म्स में, कैपिटल L के टर्म्स में कुछ बोला ही नहीं, उसने बोला कि उस चेन का स्मॉल l हिस्सा वर्टिकल है, और ये इसकी इनिशियल सिचुएशन है, और मैंने यहां से चेन को पकड़ा हुआ है, चेन को यहां से पकड़ा हुआ है, जस्ट इसको मैं यहां से रिलीज कर दूंगा। तो जब ये फाइनली वर्टिकल हो जाएगा, उसी इंस्टेंट पे मुझे इसका स्पीड बताइए। फाइंड स्पीड ऑफ चेन।
व्हेन इट जस्ट बिकम्स वर्टिकल, जैसे ही वो वर्टिकल होगा उसी इंस्टेंट पे, यहां से मैं इसको छोड़ूंगा और जैसे ये वर्टिकल हो जाएगा उसी इंस्टेंट पे हमें इसका स्पीड बताना है, उसी इंस्टेंट पे, जस्ट उसी इंस्टेंट पे बताना है स्पीड। क्या करेंगे साहब बताइए, कैसे करें, कैसे करें, क्या करें, क्या करें? आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, सर आप फिर से टाइम पास कर रहे हो, पहले ही आपने ऐसा सवाल करा दिया है। ना बेटा, टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, आईटी का पूछा हुआ सवाल है, थोड़ा तो इज्जत करो और समझने की कोशिश करो कि इसका कैलकुलेशन पहले के कंपेयर में थोड़ा सा मुश्किल होगा। काहे होगा मुश्किल? मुश्किल ऐसे होगा कि ये स्मॉल एल है, तुम्हें स्मॉल एल के टर्म से इसका मास निकालना पड़ेगा। तो एक बार मैं तुम्हें सॉल्व करके दिखाता हूं। देखो, कैपिटल एल लेंथ का मास है m, तो एक यूनिट लेंथ का मास होगा m बाई एल, तो स्मॉल एल का मास होगा m बाई कैपिटल एल इंटू एल। अब तुम जब इनिशियली यहां का पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लोगे और चेन जब पूरा का पूरा ही वर्टिकल हो जाएगा तो उसका स्पीड निकालने की कोशिश करोगे। क्या करोगे साहब? स्पीड निकालने की कोशिश करोगे। ठीक है, क्या लगाओगे? COME, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 0 प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे? माइनस मास। यहां से यहां तक का मास ये है, तो m स्मॉल एल बटा कैपिटल एल जी एल बाई 2, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे होगा जो कि एल बाई 2 डिस्टेंस पे होगा, बराबर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम जी एल बाई 2 प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। तो इसमें एक टर्म कैंसिल हो रहा है, नीचे 2 का ऊपर m का कैंसिल कर। अब ध्यान से थोड़ा सा GL को उधर ले जाओ तो माइनस GL इधर हो जाएगा प्लस GL, G इंटू कैपिटल L, ध्यान रखना। और ये होगा तेरा G स्मॉल l का होल स्क्वायर बटा कैपिटल L इज इक्वल टू वी स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करोगे तो कुछ तो करोगे, करना ही पड़ेगा। कॉमन निकालो GL को, तो G और L को कॉमन निकालोगे बेटा, यहाँ पे बचेगा 1 माइनस, यहाँ से G तो बाहर निकल जाएगा, L ऊपर है ही नहीं, तो L से गुना और L से भाग दे दोगे कैपिटल L से, GL बाहर चला जाएगा, यहाँ बचेगा स्मॉल l का होल स्क्वायर कैपिटल L का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर। स्क्वायर को उधर ले जाओगे तो रूट आ जाएगा। ये आंसर आ गया। थोड़ा तो मुश्किल है, लेकिन मैं सवाल इसलिए नहीं कराना चाहता था कि मैं ये पूरा कैलकुलेशन तुम्हें समझाना चाह रहा था, मैं तो तुम्हें बस जादू दिखाता हूं। मान लो कि अच्छे अच्छे कंसेप्ट आपने सीख लिया, एग्जाम में जाओगे, अब कैलकुलेशन करने में तो समय लगेगा। मान लो आपको ये आता भी है, तो क्या ये पूरा सॉल्व करके निकालोगे क्या? ना, 4 ऑप्शन दिया होगा और 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन तुम टिक करोगे। कैसे टिक करोगे वो मैं बताता हूँ, सुनो। मैंने आपको पहले भी कुछ कंसेप्ट सिखाए हैं और फिर सिखाता हूँ। देखो यहाँ पे कितना हिस्सा नीचे था, स्मॉल एल। अब वो ये तो नहीं कर रहा है ना, स्मॉल एल कितना है, कैपिटल एल का बराबर है, कैपिटल एल के आधा है, कितना है स्मॉल एल है, कितना बताओ? सोचने की कोशिश करो प्लीज। मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं, पहले 2 सवाल था, वहां पे उसने बोला था कि थोड़ा भी हिस्सा नीचे नहीं है, पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल है। ये था ना सवाल, ये था ना सवाल। कोई भी यहां पे चेन का हिस्सा वर्टिकल नहीं है, पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल है। जब चेन पूरा नीचे गिर जाएगा तो वेलोसिटी कितना आएगा, रूट GL। ये किया था ना आपने सवाल। यहां पे कह रहा है कि स्मॉल एल हिस्सा नीचे, स्मॉल एल कितना है, कैपिटल एल का आधा है, 1/4 है, 1/3 है, कितना है? नहीं दिया सर। स्मॉल एल है, स्मॉल एल की वैल्यू कितनी है, 2 मीटर है, 4 मीटर है, कितना है? नहीं पता सर। स्मॉल एल की वैल्यू कैपिटल एल के टर्म्स में दिया है क्या? नहीं दिया। तो स्मॉल एल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। क्या स्मॉल एल की वैल्यू 0 भी हो सकती है? हाँ, काहे नहीं हो सकती। अगर मैं तुमसे कहूं कि स्मॉल एल 0 है, मतलब ये वाला हिस्सा नीचे है ही नहीं, पूरा हॉरिजॉन्टल है। वर्टिकल हिस्सा जिसको मैं स्मॉल एल कह रहा हूं वो 0 है। सर 0 तो नहीं दिया सवाल में, एल है। अरे यार, सवाल में एल है तो एल की वैल्यू 2, 4, 6, 10 मीटर थोड़ी ना दिया हुआ है। एल है, वो स्मॉल एल है, और स्मॉल एल को कैपिटल एल के टर्म्स में नहीं दिया कि कैपिटल एल का आधा है कि 1/3 है या 1/4 है, कुछ भी नहीं बताया ढंग से। तो स्मॉल एल की वैल्यू कितनी हो सकती है? कुछ भी हो सकती है। अगर कुछ भी हो सकती है तो क्या 0 भी हो सकती है? तो 0 में क्या बुराई है? 0 भी तो एक नंबर है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10। तो अगर मैं इसको 0 मान लेता हूं तो मुझे पता है कि पूरा चेन हॉरिजॉन्टल हो गया था, और जब वर्टिकल हो जाएगा तो एक लाइन में पता रूट GL आना चाहिए, रूट GL आना चाहिए। एक लाइन के कैलकुलेशन से ही पता चल जाएगा, तुम्हें पता नहीं है तो। और अगर जिस ऑप्शन में आ रहा है वही ऑप्शन सही हो जाएगा। और करके देख लेना, जहां तुम्हें पैकेज में सवाल मिले एक ही ऑप्शन में आएगा, ऐसा रख के देख ले।
रख 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 एल को जीरो रख, जैसे ही जीरो रखेगा ये टर्म पूरा ही जीरो, रूट अंडर जी एल आ गया। और दूसरी बात, कभी भी कोई भी सवाल करे, कोई भी कंसेप्ट सीखे, कोई भी थ्योरी पढ़े तो उसको डायमेंशनली जरूर वेरीफाई करें। इसको डायमेंशनली वेरीफाई करके देखें। डायमेंशनली वेरीफाई करेंगे, v बराबर रूट जी एल वेलोसिटी की यूनिट है, बिल्कुल सही है। 1 माइनस एल स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, लेंथ बटा लेंथ का होल स्क्वायर, बिल्कुल सही है। लेंथ बटा लेंथ डायमेंशन लेस है, 1 भी डायमेंशन लेस, एकदम सही है। क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जस्ट दूसरा ऑप्शन जो एग्जाम में था, वो क्या था सुनना, v बराबर रूट अंडर जी एल 1 माइनस स्मॉल एल बाई कैपिटल एल का होल स्क्वायर, तो गलत ही हो गया। स्मॉल एल बाई कैपिटल एल का होल स्क्वायर हो ही नहीं सकता ऑप्शन में, मतलब सही आंसर हो ही नहीं सकता क्योंकि डायमेंशनली गलत है। लेंथ बटा लेंथ का होल स्क्वायर, तो 1 अपन लेंथ का यूनिट आ जाएगा, और 1 अपन लेंथ का यूनिट अगर आ गया, इधर डायमेंशन लेंथ इधर 1 अपन लेंथ का यूनिट कैसे हो जाएगा यार? हम किसी भी दो चीजों के बीच में प्लस माइनस इक्वल टू ग्रेटर देन लेस देन का साइन तभी लगा सकते हैं जब वो डायमेंशनली सेम हो। इधर 1 है डायमेंशन लेस है, इधर 1 अपन लेंथ आ गया, तो गलत हो गया ना। डायमेंशन एनालिसिस में याद रखिए हमेशा कि प्लस माइनस को करो इग्नोर, और प्लस माइनस को करो इग्नोर, और सेम डायमेंशन को करो इक्वेट। हमेशा सेम डायमेंशन वाले को कर दो इक्वेट और प्लस माइनस को करो इग्नोर, सेम डायमेंशन वाले को कर दो इक्वेट, प्लस माइनस को करो इग्नोर। डायमेंशन एनालिसिस में बहुत लंबे लंबे इक्वेशन बनते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस के टर्म्स होता है। मैं पहले यही सिखाता हूं, प्लस माइनस को मारो गोली, सबको बराबर बराबर लिख दो। डायमेंशनली तो सब बराबर ही होंगे, 1 सेकंड में पूरा सवाल ही का भारीपन, कठिनपन सब खत्म हो जाता है और सवाल का आंसर ही दिख जाएगा तुम्हें एक ही लाइन में, बिना कैलकुलेशन के। बिना कैलकुलेशन कुछ मत करो, जहां सवाल दिया हुआ है ना, क्या पूछ रहा है वो पढ़ने से पहले डायमेंशन एनालिसिस, यूनिट डायमेंशन पढ़ा होगा, यूनिट एंड डायमेंशन, डायमेंशन एनालिसिस पढ़ा होगा, सवाल लिखा हुआ है, क्या पूछ रहा है हटा दो। जहां भी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इक्वल टू ग्रेटर देन है ना, सबको हटा दो और सबको बराबर 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 लिख दो। प्लस माइनस सबको हटा के बराबर 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 लिख दो, आंसर ही दिख जाएगा तुम्हें एक लाइन में, जो पूछा होगा वो निकल जाएगा। समझ में आया? चाहे कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, अभी से याद डाल लो, अभी बेचा 11th में हो, बच्चे हो, अभी धीरे धीरे फिजिक्स के गहराई तक जाओगे, है ना, फिजिक्स के गहराई तक आपको लेके चलेंगे हम, चिंता मत करिए। लेकिन उससे जाने से पहले गहराई में डूब ना जाओ, इसके लिए अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा। और मजबूत कुछ 2-4 चीजें जो अपने पास ब्रह्मास्त्र टूल्स हमेशा रखो, उसमें से पहला है यूनिट एंड डायमेंशन। फिर से यूनिट एंड डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जो आपको कई बार गलती करने से बचाएगा। कैसे? मान लो कि आगे चल के तुम कुछ भी पढ़ रहे हो, जैसे ग्रेविटेशन में कोई फॉर्मूला पढ़ा, फॉर्मूला में आंसर आया, मतलब डिराइव किया, किसी चीज को डिराइव किया, फोर्स को निकाला या कुछ निकाला, एनर्जी निकाला या एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाला या पोटेंशियल एनर्जी निकाला या पोटेंशियल लिखा, कुछ भी लिखा। लास्ट में जब आंसर आ गया, उस आंसर को डायमेंशनली वेरीफाई करो कि हमने जो लिखा है पोटेंशियल, उसमें पोटेंशियल है या नहीं। आपने एलएलएम पढ़ा होगा, स्क्रीन पॉज करके लिखो, तो पूरा स्क्रीन पॉज करके लिखो पूरा, ठीक है ना, या पीछे जाके स्क्रीन पॉज करके लिख लेना। आपने एनएलएम पढ़ा होगा, एनएलएम 2015 में एक सवाल पूछा था, 2015 में एक सवाल पूछा था कि कार इज मूविंग ऑन बैंक्ड रोड ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लिखना नहीं है तुम्हें, मैं तो ऐसे ही रफ करके बता रहा हूं। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, देन फाइंड मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी, then find maximum safe velocity of car on banked road, velocity of car on a banked road। क्या ये सवाल नीट एनएलएम एनएलएम के चैप्टर का, नीट 2015 का है, एआईपीएमटी नीट जो भी है 2015 का सवाल है, ये देख लीजिएगा 2015 या 16 का सवाल है, आपने किया होगा, आपके मॉड्यूल में भी होगा। क्या आपने किया है? क्या आपको लगा था एनएलएम का सवाल है ना? यूनिट एंड डायमेंशन का। कैसे? ऑप्शन देख क्या लिखा था उसने, v इज इक्वल टू मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी g बाई एल tan थीटा प्लस म्यू बटा 1 माइनस म्यू tan थीटा। सुन मेरी बात सुन, इसको फिजिक्स के नजर से बाद में देखना, पहले डायमेंशनली देखो। ये डायमेंशनलेस होता है और g बाई एल में g होगा तेरा एल टी माइनस 2 और नीचे हो गया एल से एल कटेगा रूट अंडर टी माइनस 2 टी माइनस 1 बटा। क्या ये टी माइनस 1 वेलोसिटी होगा? कभी भी नहीं। तो ये सही कैसे हो जाएगा ऑप्शन? ये तो गलत है। अच्छा, दूसरा ऑप्शन था v इज इक्वल टू रूट अंडर एल मतलब आर स्क्वायर था, सॉरी g बटा आर स्क्वायर। आर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, g इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी आर स्क्वायर। पूछ रहा है वेलोसिटी और डायमेंशन वेलोसिटी का दिया ही नहीं, आर स्क्वायर बाई जी। और चौथा ऑप्शन था रूट अंडर आर जी।
तो रूट अंडर आरजी वेलोसिटी बन सकता है अकेला। कंसेप्ट गया तेल लेने, गोली मारो कंसेप्ट को। डायमेंशनली देखोगे आंसर तुरंत तुम्हें पता चल जाएगा, डायमेंशनली देखोगे आंसर तुरंत तुम्हें पता चल जाएगा। ये सवाल जाके देख लेना। और तुम्हें लग रहा होगा कि मास्टर झूठ बोल रहा है तो ऑप्शन देख लेना। नीट 2015 या 16 में सवाल पूछा था, एनएलएम वाले चैप्टर में होगा, कार इज मूविंग ऑन अ बैंक्ड रोड ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, देन फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ कार ऑन अ बैंक्ड रोड। पूछा था वेलोसिटी, और 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन में वेलोसिटी का यूनिट ही नहीं था। तो जो बच्चा यूनिट से देख लेगा वो तो तुरंत आंसर टिक करके आगे बढ़ेगा, क्योंकि पूछ वेलोसिटी रहा है और एक ही ऑप्शन में वेलोसिटी का यूनिट है। और ऐसा सवाल पहली बार नहीं आया है, हर साल 1-2 सवाल ऐसा बनता है, हर साल, और अच्छे सवाल बनता है। अगर प्योर फिजिक्स से करने जाओगे बच्चा इसका आंसर याद रख लेता है, रट लेता है। प्योर फिजिक्स से करने जाओगे तो 1.5 पेज में सर ने कराया होगा, क्योंकि कंसेप्ट से 1.5 पेज में ही होता है, 1.5 पेज का कैलकुलेशन है। तो पूरा फिजिक्स करके आंसर टिक करोगे तो मजदूर हो तुम, एकदम रामलाल हो, सीधा आंसर टिक करोगे। कैसे करोगे? पूछा वेलोसिटी है तो डायमेंशन देख लो वेलोसिटी का किसमें है, पहले देखा करो, आदत डाल लो अभी से। 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन में वेलोसिटी है ही नहीं, तो आंसर नहीं होगा, एक ही ऑप्शन सही होगा। बुझाया? समझ आया मैं क्या कह रहा था? ठीक है बेटा, तो इसको अपने को समझना चाहिए। दूसरी बात, आइए अब एक बढ़िया सवाल करते हैं। एकदम बढ़िया सवाल है, जबरदस्त सवाल है। करे कि छोड़ दे बताओ? करें कि रहने दें? चलो कर देते हैं। लो, क्या लगा है? ये स्प्रिंग लगा है एक, उस स्प्रिंग को कैपिटल एम मास से हैंग कर दिया। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है के, स्प्रिंग कांस्टेंट है के। यहां से कितने मास को मैं इस हुक से लटका दूं? कितने मास पे? स्मॉल एम मास। ओए ओए ओए, सेम कलर नहीं, सेम कलर नहीं, मजा ही नहीं आएगा। कितने मास को यहां से लटका दूं मैं? फाइंड एम सो दैट, फाइंड दिस एम, वैल्यू ऑफ दिस एम। एम मास का वैल्यू होता है, फाइंड एम सो दैट इट कैन पुल द ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम। इस कैपिटल एम मास वाले ब्लॉक को जस्ट पुल कर ले, जस्ट ऊपर उठा दे। इसके लिए स्मॉल एम मास को कितना हैंग करूं? तो आपका तो बुद्धि कह रहा होगा सर उधर 10 किलो है तो इधर 10 किलो लगाओगे तभी तो ऊपर उठाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये स्प्रिंग खेल जाएगा, स्प्रिंग खेल जाएगा। क्या खेल जाएगा स्प्रिंग? चलो देखो यहाँ पे, जैसे ही इसको तुम हैंग करके छोड़ोगे, रिलीज करोगे, तो तुम्हें आपको पता है कि इसको जैसे ही हैंग करा, t = 0 पे हैंग करके जिसको रिलीज किया, तो इसमें इलॉन्गेशन कितना होगा? अचानक से छोड़ दिया, सडनली। लिख देता हूं, ऐसा तो नहीं है ना कि तुम हैंग करके धीरे धीरे छोड़ो। क्यों छोड़ोगे भाई? तुमसे पूछा है ना कि फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एम। देखो, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एम, मिनिमम वैल्यू ऑफ एम, so that it can pull the block of mass capital में। जब इसको sufficiently ऊपर उठा ले, इसका मिनिमम मास कितना लगाओ तो जस्ट इसको अटैच करके रिलीज कर दो। रिलीज करोगे तो मैक्सिमम इलोंगेशन कितना होगा बताओ? तो तुम्हारा ये जो खींचेगा, मैक्सिमम इलोंगेशन जो होगा, याद करो, वो होगा 2 mg/k। ये ड्राइव कराने की जरूरत नहीं, लास्ट क्लास में मैंने ये समझा दिया था। कितना होगा बोलो? 2 mg/k। तो यहां से स्प्रिंग कितना खींचेगा? 2 mg/k। तो स्प्रिंग फोर्स क्या आ जाएगा? स्प्रिंग फोर्स आ जाएगा तुम्हारा k × x। एक मैक्सिमम जैसे ही खींचता जाएगा, स्प्रिंग जितना खींचेगा फोर्स बढ़ता जाएगा। तो मैं अगर बात करूं कि मैक्सिमम स्प्रिंग फोर्स कितना होगा, तो मैक्सिमम स्प्रिंग फोर्स होगा Fs बराबर k max। और k max की वैल्यू कितनी होगी? तो k मैक्सिमम बोलो 2 mg/k। k से k कटेगा, 2 mg। तो यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स कितना डेवलप होगा? 2 mg। अब यहाँ पे देखो, स्प्रिंग फोर्स यहाँ पे वही वाला स्प्रिंग फोर्स लगेगा Fs, ऊपर लगेगा नॉर्मल और नीचे लगेगा कैपिटल mg।
जब आप एफबीडी ब्लॉक का बनाओगे, किसका बनाओगे बेटा? ब्लॉक का, एफबीडी ऑफ ब्लॉक, इस ब्लॉक का एफबीडी बनाओगे, इस ब्लॉक का एफबीडी बनाओगे तो ऊपर नॉर्मल प्लस ऊपर एफएस बराबर नीचे कैपिटल एमजी। जस्ट पुल कर लेने वाली कंडीशन है, जस्ट ऊपर उठा लेना है। तो जब ऊपर उठ जाएगा तो कांटेक्ट खत्म हो जाएगा, मतलब नॉर्मल क्या हो जाएगा? 0। और स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू कितनी है? 2mg इज इक्वल टू कैपिटल mg। g से g काट दो, स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल m/2। ये आंसर है। चाहो तो इसको याद ही रख लो, जैसे तुमने मैक्सिमम इलोंगेशन याद रखा हुआ है 2mg/k। अचानक से स्प्रिंग में m मास अटैच करके मैं रिलीज कर देता हूं, अचानक से लगा के छोड़ दिया तो COM कंजर्व करा के निकाला था ना कि मैक्सिमम इलोंगेशन 2mg/k होगा, और धीरे धीरे छोड़ूंगा तो mg/k होगा। ये ले देख इधर, अगर मैं इसको अचानक से छोड़ दूं तो जितने एंगल पे है उससे डबल एंगल पे जाएगा उधर, और धीरे धीरे छोड़ूं यहां तक आके रुक जाएगा। जब मैं इसको धीरे धीरे बड़े प्यार से आराम से छोड़ूंगा तो ये आके रुकेगा, लेकिन अचानक से छोड़ दूंगा तो उधर जाके रुकेगा। क्या आपको ये बात पता है? बिल्कुल पता होना चाहिए ये बात, यही तो सीखना है तुम्हें। तो बताओ यहां से, हेलो, यहां से ये सिस्टम देख लो अच्छे से। इस कैपिटल M को उठाने के लिए कितना मिनिमम मास अटैच करूं कि इसको ऊपर उठा ले? तो इसका आधा अटैच करूंगा। अगर 100 किलो का तो 50 किलो अटैच करूंगा, 10 किलो है तो 5 किलो का अटैच करूंगा, 2 किलो है तो 1 किलो का अटैच करूंगा। देख, स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M/2। जो स्प्रिंग से सिस्टम लग जाता है ना, तो स्प्रिंग की खास बात है कि अचानक से अपने औकात के दुगना काम कर देता है। स्प्रिंग की खास बात है कि उसमें कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की मदद से अचानक से अपनी औकात से दुगना काम कर देता है स्प्रिंग। अच्छा, ये स्प्रिंग की जगह पे सिर्फ रस्सी होता, स्ट्रिंग होता, रस्सी होता, और तुम ब्लॉक को अटैच करते तो बराबर जोड़ना पड़ता, तभी तो ऊपर उठा पाएगा। यहां पे अगर 50 kg है तो नीचे 5 kg है, चलो 5 kg है, 5 kg है तो नीचे 50 न्यूटन का बल फोर्स लग रहा है। इस रस्सी में ऊपर 50 न्यूटन, जैसे 50 न्यूटन लगेगा तभी यहां पे नॉर्मल 0 हो पाएगा। समझ आया कि नहीं है? बहुत आसान है, कोई खास बात नहीं है। समझ में आया? स्क्रीन पॉज करके पूरा लिखिए, स्क्रीन पॉज करके ये पूरा लिखिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए बेटा।